हेलो दोस्तों, आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में बात करेंगे। और जब हम जेरेमी बेंथम की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जेरेमी बेंथम को उपयोगितावादी विचारक माना जाता है, जिन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की है। और इसी प्रकार दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जेरेमी बेंथम ने ही मतलब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की थी, और इन्होंने अपने इस उपयोगितावादी सिद्धांत को अपने जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें उल्लेख किया है, और मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो हम पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो इनका जन्म 1748 में लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ। और मैं इनकी जब बात करूं तो यह विचारों के बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति थे, बहुत ही तेज बुद्धि वाले बालक, बहुत ही कुटिल व कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, जिन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने 10 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। और फिर इसके बाद यह लिंकन इन में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए गए, और फिर इन्होंने जब लॉ की पूरी पढ़ाई कर ली तो इन्होंने फिर वकालत करना शुरू कर दिया था। और उस दौरान ही इन्होंने देखा कि जो इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है, कानून जो प्रणाली है या जो कानून है, उसमें बहुत ही त्रुटियां हैं। अर्थात इंग्लैंड का जो कानून है वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। और इन्होंने फिर उसमें देखा कि जो इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें कि निर्दोषों को भी सजा मिल जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी कानून व्यवस्था थी उस समय की इंग्लैंड की। और इसके बाद ही इन्होंने 1776 में अपनी प्रथम रचना लिखी, जो की थी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने वर्णन किया कि जो ब्लैकस्टोन की जो इंग्लिश कानून की जो प्रतिपादित टीकाएं थी उनको इन्होंने या उनकी उस सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की, और इन्होंने अपने कानून के सिद्धांत को दिया और बताया कि जो इंग्लैंड का जो कानून है वह बहुत ही बेकार है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इनकी जो ये फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो नामक रचना थी, यह रचना इतना प्रतिष्ठित हुआ कि इससे यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। और इनके वजह से यह बहुत प्रसिद्ध होने के बाद इनके जो ये कानून के जो आदर्श विचार हैं, इसे इंग्लैंड के कानून विशेषज्ञों ने इनके ही सुझाव से इंग्लैंड के कानून को सुधारा व उसमें सुधार किया। और फिर मैं बता दूं इसके बाद जब इनकी बात करें तो उसके बाद ही इन्होंने अपनी जो लेखन कार्य है उसे जारी रखा, और ये हर दिन कुछ न कुछ लिखते रहते थे। और इनके इसी अच्छे आदर्श या अच्छे गुण के कारण इनके पिता इन्हें 100 पाउंड वार्षिक अनुदान देने का फैसला लिया, जिससे कि इनके जो आर्थिक जो कमियां हैं वह पूर्ण हो जाए। और इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि जो बेंथम थे, इनकी बात करूं तो इनके पास तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, दंड शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र व अन्य कई शास्त्र हैं जिनका ज्ञान प्राप्त था इन्हें। और इन्हीं गुणों ने इन्हें एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में हमारे समाज के सामने लाके खड़ा किया था, और इस कारण ही यह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इसी के साथ बता दूं, इन्होंने विधान जो कानून है उसके सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया था। इस दौरान उन्हें 1792 में फ्रांस के एक राष्ट्रीय सभा में इन्हें फ्रेंच नागरिक के पद से संबोधित किया गया था। और उस दौरान लेकिन दोस्तों इनके साथ एक बुरी घटना हुई थी, जिसमें 1792 में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। अब इसके साथ ही हमने इनके जीवन परिचय की बात कर ली है। अब मैं इनके द्वारा लिखी प्रमुख 2 रचनाओं की बात करूंगा, जिसमें दोस्तों मैं बताऊंगा कि इनकी जो प्रथम रचना है वह है 1776 में, और वह थी
फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने ब्लैकस्टोन के द्वारा प्रतिपादित इंग्लिश कानून की जो टीकाएं थे उनकी आलोचनात्मक वर्णन किया और इन्होंने अपने कानून की व्याख्या की। अब इसी के साथ दोस्तों मैं इनको दूसरी प्रसिद्ध रचना के बारे में बताऊंगा। तो इनकी जो दूसरी जो प्रमुख रचना थी वह थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन। इसकी रचना इन्होंने 1789 में की थी, जिसमें इन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत का पूर्णतम विवेचन किया था। वह इसमें इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की थी। इसके साथ ही अब मैं इनके राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति व अन्य सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि बता दूं मैं, इन्होंने जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं, जब हम इनके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति पर जितने भी विचार देखे थे, जितने भी सिद्धांत देखे थे, जैसे कि आंगिक सिद्धांत है और सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों का इन्होंने खंडन करते हुए कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उपयोगितावाद के सिद्धांत पर, जिसमें कि राज्य को इन्होंने साध्य न मानकर साधन माना है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह उपयोगितावाद के ऊपर हुई है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके राज्य की प्रकृति की। तो राज्य की प्रकृति में दोस्तों इन्होंने थॉमस हॉब्स व अन्य के तरह राज्य के प्रकृति को यांत्रिक माना है, जिसमें इन्होंने राज्य को एक मशीन के समान माना है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो राज्य का कर्तव्य है, जो राज्य का दायित्व है, वह लोगों को सुख देना व उन्हें संपूर्ण रूप से सुखी करना है। इसीलिए इन्होंने राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का वर्णन किया था प्रकृति में। अब इसके साथ हम जब इनकी राज्य की शक्ति की बात करें, तो इन्होंने राज्य की शक्ति में दोस्तों ज्यादा कुछ तो नहीं कहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने राज्य की शक्ति में राज्य को केंद्रित किया है, जो कि उपयोगितावाद के ऊपर ही आधारित होगी, उपयोगितावाद के ऊपर आधारित होगी। और इसलिए इन्होंने राज्य की शक्ति को यहाँ उपयोगितावाद में केंद्रित किया है। अब हम बात करते हैं संप्रभुता की। तो राज्य की संप्रभुता में इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य है वह स्वयं संप्रभु होगा और वह एक व्यक्ति के हित में न काम करके बल्कि कई व्यक्तियों के हित में कार्य करेगी, और वही इसका एक प्रमुख संप्रभुता का प्रमुख कारण या दायित्व होगा। इसके साथ जब हम राज्य के प्रमुख कार्य की बात करें, तो राज्य के प्रमुख कार्य में इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि एक व्यक्ति के हित में ना करके बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को हम देखेंगे। और राज्य का जो कार्य है वह प्रमुख कार्य है कि वह कम व्यक्तियों के बजाय अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करे, वही इसका प्रमुख कार्य होगा। इसके साथ जब हम दोस्तों इसके अधिकार की बात करें, तो इसमें इन्होंने अधिकार की कुछ बात नहीं कही है। अब हम बात करते हैं इनके कानून की बात। तो इन्होंने कानून के प्रमुख 4 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें इनके है प्रथम नागरिक कानून, दूसरा है इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा है इनका फौजदारी कानून और चौथा है इनका संवैधानिक कानून। इस प्रकार जब हम नागरिक कानून की बात करें, तो नागरिक कानून में इन्होंने कहा है कि इसमें नागरिकों के हित में कार्य करना, जैसे कि हम जब तक किसी कार्य को कर सकते हैं कि दूसरे नागरिक को उससे कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो वह नागरिक कानून के अंतर्गत आएगा। और जब हम इनके संवैधानिक कानून की बात करें, तो संवैधानिक कानून में क्या था कि संविधान कानून बनाएगी। और फौजदारी कानून की हमने बात करें, तो इसमें इन्होंने आपसी मतभेद या कुछ ऐसे मतभेद होते हैं जिसके द्वारा फौजदारी कानून उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम देखेंगे, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक नियमों के द्वारा आधारित होती है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ही प्राकृतिक नियमों के द्वारा आधारित होती है। उसके बाद मैं दोस्तों बात करूंगा इनके न्याय के सिद्धांत की। जब हम न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं, तो न्याय के सिद्धांत पर इन्होंने कहा है कि उपयोगितावाद के आधार पर चलना या कार्य करना ही न्याय का सिद्धांत होगा, जिसमें हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करेंगे और वही न्याय होगा। इस प्रकार न्याय की इन्होंने अधिकतम सुख से जोड़ा है कि जब तक हम अधिकतम व्यक्तियों के सुख के मार्ग में कार्य नहीं करेंगे, तब तक वह न्याय नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम इनके सरकार की बात करें, तो सरकार में इन्होंने
देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने अपने इस सिद्धांत उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाकर इन्होंने बहुत मतलब कई शासन संस्थाओं या कई शासन प्रक्रियाओं में इन्होंने अपने उस उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू किया और देखा कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है। तो इन्होंने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना है या इन्होंने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने नागरिकता, समानता व संपत्ति के अधिकार इनकी इन्होंने किसी भी प्रकार से बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रमुख रूप से बात किया है, जिसको हमने देख लिया है। तो यही थी दोस्तों जेरेमी बेंथम की पूर्णतम वर्णन, जो कि इस प्रकार से हमने देखा है।